नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर मैं कृष्ण शर्मा HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से आपके सामने उपस्थित हूँ बचत निवेश और आप सीज़न 2 लेके। अगर आपको याद होगा, बचत निवेश और आप सीज़न 1 में हमने वेल्थ किस तरह से क्रिएट की जाती है, धन का निर्माण करने में इन्वेस्टमेंट का क्या योगदान होता है, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो हम वेल्थ क्रिएट करते हैं या ये वेल्थ जो हम अर्न करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। अगर आप ध्यान से देखें अपने समाज को, हमारे जो माता पिता थे या जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो आर्थिक तरक्की थी, प्रगति थी, वो बहुत कम थी। हमारी आमदनी बहुत कम थी। हिंदुस्तान का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको आप GDP कहते हैं, वो बहुत कम था। तो आमदनी कम होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसको कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन अब हमें एक बात समझ में आई है कि पैसे से पैसा भी बनता है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो वेल्थ हम क्रिएट कर चुके हैं, इसको बचा के कैसे रखें, इसे प्रोटेक्ट कैसे करें, इसके लिए होते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स। आज इन डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसा आज बचाया है वो सर्टेन है, पर ये पैसा आगे जाके इसका वैल्यू क्या होगी, इसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, इसकी क्रय शक्ति कितनी होगी, ये पैसा कितना खरीद सकता है, इसकी ताकत क्या होगी, इत्यादि अनसर्टेन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त स्मरण रहिए कि आपके निर्णय सही होने चाहिए। और आप निर्णय तब तक सही नहीं ले सकते जब तक इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बारे में हमें अच्छी जानकारी ना हो। इन सभी बातों को समझने के लिए ये सीरीज़ हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको आप कहते हैं बैंक डिपॉजिट्स। इसके अंदर आप शामिल करते हैं। खासकर हम जिस चीज़ के बारे में जानते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स, उनको हम डिपॉजिट्स कहते हैं ट्रेडिशनली, बट वक्त उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। जब भी आप डेट इन्वेस्टमेंट का स्मरण करें तो एक बात समझिए, होता क्या है। आपने गौर किया होगा कि जो भी आप बचत करते हैं, ये बचत कभी भी आप घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसे की कीमत वक्त के साथ कम होती है। तो आप क्या करते हैं, उसको निवेश करते हैं। निवेश करते वक्त आप क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बैंक उस पैसे का क्या करता है, व्यापारी को देता है। बचत करते वक्त आप क्या करते हैं, इस पैसे को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बचत करते वक्त आप क्या करते हैं, PPF में पैसे डालते हैं। बचत करते वक्त आप क्या करते हैं, पोस्टल सेविंग्स में आप पैसे डालते हैं। ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स में अंत में पैसा जो आपने दिया है बैंक को, अंत में जो पैसा आपने दिया है पोस्ट ऑफिस को, सरकार को, ये जाता कहाँ है, ये बिजनेस में जाता है। और बिजनेस में जब ये जाता है तो डेट कहलाता है, क्योंकि इस पे एक मियाद होती है। उस मियाद में आपका पैसा आपके पास पुनः लौट के वापस आता है और तयशुदा आपको ऋण दिया जाता है। पर जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, वो अपना घर का भी पैसा लगाता है, वो व्यापार का मालिक है, उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। वो प्रॉफिट कमाता है, तब आपका ऋण चुकाता है। याद रखिएगा, बैंक ने आपसे पैसा इसलिए लिया है क्योंकि वो जानता है कि व्यापारी लेगा, और व्यापारी इसलिए लेगा क्योंकि वो अपने व्यापार से मुनाफा कमाएगा। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो भागों में अपने इन्वेस्टमेंट को बांटते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या डेट इन्वेस्टमेंट्स। आज हम डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डेट इन्वेस्टमेंट्स में एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन जब भी आप डेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको सेफ्टी सर्वोपरि होती है। आप अपने पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं, उस पैसे पर आप कुछ लिक्विडिटी चाहते हैं, और उस पैसे से आप रिटर्न चाहते हैं। इन तीनों के साथ साथ आप कन्वीनियंस भी चाहते हैं। इस डेट इन्वेस्टमेंट्स में क्या बदलाव आया है, इस बदलाव में आपको ये समझना है कि ये जो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे, अब समय के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान के अंदर ब्याज दरें लगातार बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। RBI ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है। ऐसी स्थिति के अंदर आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, महंगाई और ब्याज दरें हमेशा बदलती रहती है, और जब आप FDs में निवेश करते हैं, वो कभी कभी बहुधा ऐसा होती है कि इन्फ्लेशन से हार जाती हैं और आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड आपको एक सुविधा प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। तो हिंदुस्तान का निवेशक डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में निवेश क्यों नहीं करता है? क्योंकि डेट की जो सबसे बड़ी फीचर होता है कि वो फिक्स्ड होता है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, उसमें रिटर्न स्थिर नहीं है, उसमें वोलेटिलिटी है, उसमें सेफ्टी कम है। यही हमारा चर्चा का विषय होगा दोस्तों। लेकिन गौर कीजिएगा, म्यूचुअल फंड्स में एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ। 25 साल पहले जब मैं इस व्यवसाय में आया था, इस बिजनेस में आया था, तो हिंदुस्तान के बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते थे। आज ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे हैं। म्यूचुअल फंड्स नहीं बदले हैं, हम बदले हैं, हमारा विचार बदला है। हमारा विचार क्यों बदला है दोस्तों? हमारा विचार इसलिए बदला है कि इकोनॉमी बदल रही है।
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपके साथ में करना चाहता हूँ। जब मैं हिंदुस्तान के ब्याज दरों को देखता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को देखता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान को वहीं पाता हूँ जहाँ 1980 में यूएसए था। 1980 के पहले यूएसए में भी हिंदुस्तान की तरह ट्रेडिशनली बैंक डिपॉजिट्स में ज़्यादा निवेश हुआ करता था, पर धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन यूएस में आया। वहाँ की इकोनॉमी में एक बड़ा परिवर्तन आया। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स यकायक वहाँ पर कम हुए, जैसे हिंदुस्तान में कम हो रहे हैं। और उसके बाद में इकोनॉमी प्रगतिशील हुई और म्यूचुअल फंड्स एक लोकप्रिय साधन बने इन्वेस्टमेंट्स करने का। हूबहू ये स्थिति हिंदुस्तान में निर्मित हो रही है और हमें डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। इस सीरीज में हम इसके बारे में आपसे विस्तार में बात करना चाहेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स में जब आप निवेश करते हैं, खूबसूरत बात यह है, और या म्यूचुअल फंड्स में जब आप निवेश करते हैं दोस्तों, तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप 1 दिन के लिए निवेश कर सकते हैं, 7 दिनों के लिए निवेश कर सकते हैं, 15 दिनों के लिए निवेश कर सकते हैं, 3 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं, 1 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं, हमेशा के लिए कर सकते हैं। ये आपको कन्वीनियंस म्यूचुअल फंड देता है। आप इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, आप ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं, आप टुकड़ों में इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इत्यादि। जिस तरह से भी आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को म्यूचुअल फंड पूरा कर सकता है, पर वो तभी पूरा करेगा जब आप डेट म्यूचुअल फंड को समझेंगे। और आज हम यही बात करने की प्रयास करेंगे। सेबी ने आपको सहूलियत देने के लिए, सेबी ने आपके लिए डेट इन्वेस्टमेंट आसान करने के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स को विभिन्न कैटेगरीज में बांट दिया है। ये 16 कैटेगरीज हैं। 16 कैटेगरीज के अंदर ओवरनाइट फंड्स हैं जो 1 दिन के लिए निवेश करते हैं। आपके पास लिक्विड फंड्स हैं जो कम से कम 3 महीने उससे कम अवधि के लिए निवेश करते हैं। आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। आपके पास में गवर्नमेंट बॉन्ड्स फंड है, अगर आप सिविल गवर्नमेंट के पैसे में डालना पैसा चाहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आपके पास में हैं, बैंकिंग फंड्स आपके पास में हैं। इन तमाम मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। पर आज हमारा मुद्दा यही है कि आप डेट म्यूचुअल फंड से किस तरह अपने निवेश को संबल प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से ताकत प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही मैं ये देखता आया, मेरे पिता को सेविंग्स करते हुए देखता आया। यकीन मानिए, इंडियंस दुनिया में सबसे अच्छे सेवर्स हैं। लेकिन मैंने क्या अद्भुत बात देखी बचपन में, मेरे पिता ने जब भी सेविंग्स की, बिना किसी सोच विचार के हमेशा वो सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स में गई। उनको पैसा 1 दिन के बाद ज़रूरत है, बैंक में रहता था। उनको पैसा 15 दिनों के बाद ज़रूरत है, बैंक डिपॉजिट में रहता था। पैसा 3 महीने तक काम नहीं आ रहा है, बैंक डिपॉजिट में रहता था। पैसा 1 साल तक काम नहीं आ रहा है, बैंक डिपॉजिट तक रहता था। पैसा 5 साल तक काम नहीं आ रहा है, 5 साल की एफडी हो जाती थी। और पैसा 10 साल तक काम नहीं आ रहा है तो 5 साल की एफडी रिन्यू हो जाती थी। यही मैंने बचपन में होते हुए देखा। म्यूचुअल फंड इसके विपरीत काम करते हैं। अगर आप 1 दिन के लिए पैसा आपका फालतू है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अलग फंड है। आप अगर 15 दिन के लिए पैसा ज़रूरत नहीं तो अलग फंड है। आपके पास अगर 3 महीने के लिए पैसे अतिरिक्त पे हैं तो अलग फंड है। और इस तरह से रिटर्न्स आप ज़्यादा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड और बैंक डिपॉजिट्स को कंपेयर करने की बहुधा हमारी आदत रहती है, तो हम थोड़ा सा उसको कंपेयर करते हैं। लिखित रूप से म्यूचुअल फंड कभी भी आपको गारंटी नहीं देता है, बैंक आपको गारंटी देता है। तो थ्योरेटिकली आप ये कह सकते हैं कि जो बैंक का डिपॉजिट है वो म्यूचुअल फंड के डिपॉजिट से ज़्यादा सेफ है। म्यूचुअल फंड कभी ये नहीं कहता है कि वो गारंटीड है। म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और यही बात तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दूसरा, लिक्विडिटी सदा और सर्वदा म्यूचुअल फंड में बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा रहती है। यकीन मानिए दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मेरी वस्तु का जो भी भाव है, मेरे निवेश का जो भी भाव है, मेरे गोल्ड का जो भी भाव है, मेरी प्रॉपर्टी का जो भी भाव है, आज बाजार में अभी के अभी मैं उसी भाव में बेच सकूं, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो सोने का भाव अगर 10,000 रुपया तोला है, माफ कीजिए आज की तारीख में 30,000 रुपया तोला है, तो मुझे बाजार में अभी का भी 30,000 रुपये मिल गया तो सोना लिक्विड है। लेकिन अगर मेरे प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए है और अभी कभी मैं बेचने जाऊं तो मुझे 9.5 लाख मिलते हैं, 9.25 लाख मिलते हैं, 9 लाख रुपए मिलते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑल्दो लिक्विड है लेकिन गोल्ड से लेस लिक्विड है। ठीक यही बात म्यूचुअल फंड्स और बैंक डिपॉजिट्स पे लागू होती है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने रकम जमा की है, इन्वेस्टमेंट जमा किए हैं, तो उस दिन की एनएवी पे बिना किसी नुकसान के, अगर वो मियाद के अंदर है, एग्जिट लोड नहीं है, तो आप उसी भाव पर अपना पैसा, उसी एनएवी पर अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक में अगर आपने 3 साल की एफडी की है और 3 साल से पहले अगर पैसा निकालेंगे तो आपको पेनल्टी लग जाती है। तो म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट के मुकाबले ज़्यादा लिक्विड हैं। रिटर्न्स इसके हायर होते हैं। इसमें 2 तरह के रिटर्न्स को आपको फ़ायदा मिलता है। पहला,
रिटर्न क्योंकि वो मार्केट रिटर्न है इसलिए ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है बहुत बार, और दूसरा इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, टैक्सेशन बेनिफिट्स जो कि बैंक डिपॉजिट्स को नहीं मिला करते हैं, ये आपको मिला करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। थोड़ा सा हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि कि ये टैक्सेशन बेनिफिट्स किस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं। ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बता रहा हूँ। टैक्स बचाना भी पैसा कमाना होता है दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लीगल तरीके से, बेहतर तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स एफिशिएंट कैसे बनावें। कल्पना करें कि आप एक बैंक डिपॉजिट में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, दोनों में ही यकीन मानिए 3 साल तक अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको 8% का मुनाफा या 8% की ग्रोथ मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के बाद 8% के हिसाब से म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा रखा है ये बढ़ के 1,25,971 रुपये हो जाएगा, और यही पैसा फिक्स डिपॉजिट में बढ़ के 1,25,971 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक तो बात दोनों में बराबर रही, लेकिन अब एक दूसरी चीज़ है जो पैसे की क्रय शक्ति को कम करती है, और उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं दोस्तों। महंगाई। महंगाई क्या होती है? रुपए की क्रय शक्ति कम होना। आने वाली वीडियोस में हम बहुत विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। पूरी इकोनॉमी को समझने में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई शब्द है दोस्तों तो वो महंगाई है। ये महंगाई मान लीजिए 6% की है, तो टैक्स के प्रावधान ये कहते हैं कि इस महंगाई की जो क्रय शक्ति आपके रुपए की कम हो गई है, इसको म्यूचुअल फंड के आप प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए का आपने प्रिंसिपल अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, उसके ऊपर 6% की महंगाई की मार पड़ी, और 6% की महंगाई की मार पड़ने की वजह से 3 सालों में उस पैसे की वैल्यू 6% की दर से हर साल कम होती रही, और वो 19,000 रुपये कम हो गई। और जैसे ही ये 19,000 रुपये कम होती है, म्यूचुअल फंड आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट देता है जब आप पैसा निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख से बढ़ के 1,19,000 माना जाता है। प्रभाव क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। बैंक में आपका 1 लाख रुपया बढ़ के 1,25,971 रुपये हुआ, तो आपको इंटरेस्ट मिला 25,971 रुपये। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 30% टैक्स ब्रैकेट का मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर आपको 7,791 रुपए का टैक्स देना है, और टैक्स देने के बाद में 18,180 रुपए घर में आप पैसा ले जा सकते हैं, जो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कहलाता है। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि आपका 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल बढ़ के इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से 1,19,101 माना जाएगा, और जब वो 1,01,1901 माना जाएगा तो आपका जो मुनाफा है वो 25,971 नहीं होके 6,870 हो गया। तो आपने कमाया महज 6,870 रुपये, और इस 6,870 रुपये पे 30% टैक्स आप दे, 20% टैक्स। इंडेक्सेशन बेनिफिट में आपको 20%, दोबारा बोलता हूं, गलती से मैंने आपको 30% बोला। इंडेक्सेशन बेनिफिट में 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कम आकी गई, और दूसरा और बड़ा फायदा, इनकम टैक्स में आपके स्लैब के अनुसार बैंक के एफडी में आपको इनकम टैक्स देना होता है, तो जो 30% ब्रैकेट वाला है वो 30% टैक्स देगा, किंतु म्यूचुअल फंड में वो कैपिटल गेन माना जाएगा, और कैपिटल गेन पे 30 के मुकाबले उसको सिर्फ 20% टैक्स देना है। तो उसको 2 फायदे हुए। पहला, उसका मुनाफा कम माना गया। दूसरा फायदा उसको ये हुआ कि उस कम मुनाफे पे भी टैक्स उसको कम देना पड़ा। तो 6,870 पे महज 1,374 रुपये का टैक्स आपको देना हुआ, और आपका मुनाफा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका बना वो बना 24,597 रुपये। ये होता है 7.61। मज़ेदार बात देखिए, एक ही तरह का निवेश करने के बाद म्यूचुअल फंड में आपको 7.61% का इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक में 7.61% का रिटर्न मिलता है, और फिक्स डिपॉजिट में आपको 5.73% का रिटर्न मिलता है। 0.25% का फ़र्क है दोस्तों, और मैं इस बात पे पूर्ण विश्वास करता हूं कि हिंदुस्तान के निवेशक पावर कंपाउंडिंग के मैजिक को जानते हैं। 0.25% का फ़र्क 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में लाखों रुपए का फ़र्क लेके आता है।
यही तो वो मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड को समझने के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है इन्फ्लेशन को समझें, इंटरेस्ट रेट्स को समझें। एक अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कैसे तय होते हैं, ये समझने का प्रयास हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। दोस्तों, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।